अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को टाइटल से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम लोग जैसे जिस स्टैंडर्ड को पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास आइज़ा 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर्स देखने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये वीडियो जो है ये आइज़ा 701 के बारे में है। तो मैं ये अजम्पशन लेकर चल रहा हूँगा कि आप लोगों को बाकी स्टैंडर्ड के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारे और स्टैंडर्ड्स का भी ज़िक्र हो रहा होगा। तो इस बात को आप लोगों ने फिर ये इंश्योर करना होगा कि आप लोगों को मतलब जैसे पीछे जितने स्टैंडर्ड्स गुजर गए 701 से पहले, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को है। ठीक है जी। और इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है आपको, क्योंकि मैं ये मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं लिख कम पाऊँगा, क्योंकि ना मेरे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह भी नहीं है, तो मैं लिख कम पाऊँगा और आप लोगों को लिसनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है जी। बैचर 701 की अगर हम लोग बात करें कि ये वैसे रिलेटिवली एक न्यू स्टैंडर्ड है 2016 के अंदर, मतलब ये 2016 से एप्लीकेबल हुआ था, जब बाकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस भी काफ़ी चेंज हुई थी। तो बेसिकली इस स्टैंडर्ड को लाने का एक पर्पस ये है कि कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ानी थी ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर, ताकि एक मज़ीद ट्रांसपेरेंसी आ सके। हम लोग जो शेयर होल्डर्स हैं या जिनके लिए हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं, हम लोग उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकें। आईएसएस को बोलता है कि हम लोग कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट बढ़ा रहे हैं उससे, ताकि हम लोग जो भी इंटेंडेड यूज़र्स हैं एफएस के, हम लोग उनको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकें। ठीक है जी। अभी हम लोग इसके बारे में बाकी भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ये देखना ज़रूरी है कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हम लोग कैम कब नहीं देंगे। तो हम लोग इसके बारे में आयज़ा बोलता है कि 4 जगह ऐसी है कि कैम उनका सब्सटीट्यूट नहीं है। ठीक है जी। कैम किन किन का सब्सटीट्यूट नहीं है? सबसे पहले कैम सब्सटीट्यूट नहीं है हमारे पास डिस्क्लोजर का। अगर रिक्वायरमेंट हो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, अगर आप लोगों को कोई भी डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट है तो कैम उसका सब्सटीट्यूट नहीं है। ठीक है जी। मैं ये काफ़ी गंदी राइटिंग होगी, आपने इसको इग्नोर करना है मेरे ख्याल से। एफएस के में अगर कोई भी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है, सही, और एंटिटी बोलती है कि यार ये आप अपने ऑडिट रिपोर्ट के ज़रिए इसको डिस्क्लोज़ कर दो, तो ये उसका सब्सटीट्यूट नहीं है। ठीक है जी। इन सब के बारे में हम लोग एक आगे भी मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ऊपर ऊपर से। तो दूसरी चीज़ क्या है कि आपने एनटीटी बोल रही है कि यार आप लोग मतलब एक मॉडिफिकेशन बनती है मॉडिफाइड ओपिनियन की, मॉडिफाइड ओपिनियन हम लोगों ने देना होगा, लेकिन एनटी बोल रही है यार कि आप मॉडिफाइड ओपिनियन ही दो, अनमॉडिफाइड ही ओपिनियन दे दो और इसको 701 के अंदर डिस्क्लोज़ कर दो। तो ये एक मॉडिफाइड ओपिनियन का भी सब्सटीट्यूट नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि राइटिंग को इग्नोर करना है। ठीक है। ये एक मॉडिफाइड ओपिनियन का सब्सटीट्यूट नहीं है। उसके अलावा फिर एक हमारे पास स्टैंडर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, आइज़ा 570। वो आइज़ा 570 क्या है? गोइंग कंसर्न के बारे में, जैसा आप लोगों को पता होगा। तो ये गोइंग कंसर्न का भी सब्सटीट्यूट नहीं है। आइज़ा 570, आइज़ा 570 के अंदर एक रिक्वायरमेंट होती है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। मटेरियल अनसर्टेनिटी क्या होती है भाई? मटेरियल अनसर्टेनिटी ये होती है कि एक एंटिटी के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है कि अगले वो जो फोर्सेबल फ्यूचर, जो कि नॉर्मली 12 मंथ्स हम लोग उसको कंसिडर करते हैं कि एंटिटी उसके अंदर मतलब अपने बिजनेस कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं। तो अब अगर इसके बारे में एक मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो ये उसका सब्सटीट्यूट नहीं है। सर अभी भी बात समझ में नहीं आई। सर जब अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है ना, तो एंटिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर देना पड़ता है, सही है, और ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में उसका एक अलग से सेक्शन डालता है। उससे होता ही है कि एक इम्फेसिस बढ़ता है, मतलब अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही रहता है, लेकिन अलग से ऑडिटर अपने सेक्शन एक हेडिंग डालता है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का। तो अब ऑडिटर ये नहीं करेगा कि अगर उसको लग रहा है कि भाई ये तो कैम की रिक्वायरमेंट्स भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑडिटर ये नहीं करेगा कि आइज़ा 570 को मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का सेक्शन हटा दे और इस चीज़ को डिस्क्लोज कर दे अपने मटेरियल कैम के अंदर। तो ये भी, इस चीज़ से भी आपको स्टैंडर्ड मना करता है। और फिर स्टैंडर्ड कहता है कि कोई भी सेपरेट ओपिनियन अगर आपने किसी इंडिविजुअल मैटर के ऊपर देना हो
तो उसका भी ये सब्सटीट्यूट नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, इनके बारे में अगर किसी को अभी फ़िलहाल कन्फ्यूजन हो रही हो तो इसके बारे में हम लोग दोबारा भी आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी कैम पढ़ा ही नहीं कि मतलब कैम देते कब हैं या कैम की वर्डिंग क्या है, तो मैं इसके ऊपर दोबारा भी आ जाऊँगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इस पर अभी आ जाते हैं कि हम लोग कैम देते कब हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि कैम हम लोग देते हैं लिस्टेड एंटिटीज़ के ऊपर। लिस्टेड एंटिटीज़ के ऊपर हम लोग कैम देंगे। रिक्वायरमेंट क्या है, जब लिस्टेड एंटिटी हो, लिस्टेड एंटिटी वही होती है जो कि नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होगी आपकी। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। उसके बाद ऑडिटर तब भी कैम दे सकता है अगर ऑडिटर को लगे कि मुझे यहाँ पर कैम देना चाहिए। ठीक है, अब उसकी अपनी मर्ज़ी है, ये ऑडिटर की अपनी मर्ज़ी है। ये नॉर्मली कब होगा, जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी होगी, लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे, बैंकिंग कंपनी होगी, इंश्योरेंस कंपनी होगी, वहाँ पे ऑडिटर को लगे तो वो कैम दे सकता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई चैरिटी का ऑर्गेनाइजेशन होगी, वहाँ पर ऑडिटर को महसूस हुए तो वो दे सकता है। या फिर अगर ऑडिटर को लॉ और रेगुलेशन, वहाँ के अपने जो लोकल कवानीन है किसी भी मुल्क के, अगर वो ऑडिटर को बोलते हैं कि भाई आपने कैम देना है, तो ऑडिटर कैम दे सकता है। ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं कि कैम की वर्डिंग्स क्या होती हैं या कैम कब देना होता है। अगर इस तरीके के सवाल अभी तक आप लोगों के जहन में आना शुरू हो गए होंगे तो अभी हम लोग उसके ऊपर आ जाते हैं। यार ये आधी स्क्रीन मिल रही है मुझे लिखने के लिए। खैर, अच्छा जी। तो सबसे पहले अगर हम लोग कैम की डेफिनेशन देखें ना, तो अगर आप लोग अपने पास स्टैंडर्ड वैसे देख रहे होंगे तो आसानी रहेगी आप लोगों के पास। कैम की डेफिनेशन जो है वो ये है कि those matters that in the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of the financial statements of the current period। ठीक है, और की ऑडिट मैटर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। अब इसके अंदर की यही है कि तीन बातें हैं कि एक तो ऑडिटर्स की प्रोफेशनल जजमेंट होगी। ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट अपनी यूज़ करते हुए देखेगा कि कौन से एरियाज थे जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट थे, मोस्ट सिग्निफिकेंट थे। ठीक है, अब उसके अंदर से ऑडिटर अपना मैटर सेलेक्ट करेगा। अब उसकी भी स्टैंडर्ड ने आपको बता दिया कि अगर आपने कैम, और स्टैंडर्ड आपको और उसको आसान करके दे रहा है। स्टैंडर्ड बोल रहा है कि कैम क्या होगा, एरियाज ऑफ हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट में से आप ले रहे होंगे। रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट का होता है। एरियाज ऑफ हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट आपने जो डिटरमिन किए हुए होंगे आईएस 315 के हिसाब से, आपका वो मैटर कैम बन सकता है। अब ड्यूरिंग द ईयर जो आपने ऑडिट परफॉर्म कर रहे होंगे जिसके अंदर सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट्स आई हुई होंगी और सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट्स आई हुई होंगी। ऑडिटर की जजमेंट भी होगी, मतलब मैनेजमेंट अपनी जजमेंट लगा रही होगी, तो जाहिर सी बात है ऑडिटर भी अपनी जजमेंट लगा रहा होगा। कैसे, जैसे ऑडिटर ने, मैनेजमेंट ने अपना कोई एस्टिमेट हायर किया है, सॉरी मैनेजमेंट ने अपना कोई वैल्यूअर वगैरह हायर किया है और उसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट्स वगैरह यूज़ हो रही थी, एक्चुरियल में होता है, ग्रेच्युटी में हो रहा होता है। इस तरीके का कोई भी नेचर का वर्क है, फेयर वैल्यू हम लोग करवा रहे हैं, किसी चीज़ के डिटरमिन करवा रहे हैं, सही है, तो उसमें फिर ऑडिटर भी अगर को लगता है कि मैं भी अपना कराऊँ, वैल्यूअर हायर कराऊँ, तो इस तरीके से मतलब जहाँ पर मैनेजमेंट की जजमेंट भी इन्वॉल्व हो और फिर सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट भी इन्वॉल्व हो, वो मैटर भी आपका कैम बन सकता है। और फिर जो ड्यूरिंग द ईयर आपके ऑडिट पे सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस गई थी, जो हुई थी, वो भी आपके कैम बन सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती हैं कि जिससे वो नॉन आर्म्स लेंथ बेसिस पे हो सकता है, और मैनेजमेंट उसके अंदर, मतलब उसके अंदर फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। तो ये उसकी एक एग्जांपल है। खैर, बेसिकली कैम था क्या, कैम यही है कि ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से देखेगा कि कौन से एरियाज थे जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट थे ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट पीरियड। ये इसकी डेफिनेशन भी थी। अच्छा, अब इसके अंदर ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट पीरियड। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार ये तो सिंपल सी बात है, ऑडिट हम लोग करंट पीरियड का कर रहे हैं तो ऑडिटर कैम भी करंट पीरियड से देगा। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन एक स्टैंडर्ड है जो कि आप लोग आगे जाके पढ़ रहे होगे या आप लोग खुद पढ़ोगे, तो वो है आईएस 710 कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग
2 सालों के ऊपर भी ओपिनियन दे सकते हैं एक साथ। तो जब अगर हम लोग इवन 710 के हिसाब से रिपोर्ट दे रहे हो और हम लोग एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक से ज़ायद पीरियड के ऊपर अपनी ओपिनियन दे रहे हो, तब भी कैम हम लोग सिर्फ करंट पीरियड के ऊपर ही देंगे। करंट पीरियड, ये इसलिए यहाँ पे करंट पीरियड लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब मैंने आपको बता दिया कि कैम की डेफिनेशन क्या है और कैम हम लोग कैसे असेस करेंगे। ठीक है। अब अगर मैं इसकी फ़िलहाल अगर कुछ एग्जांपल्स दे दूं कि मतलब कैम किस किस मैटर पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इम्पेयरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, उसके ऊपर कैम आ रहा होगा। या भी फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली कोविड चल रहा है, किसी एंटिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया कोविड-19 का और उसकी पूरी फाइनेंशियल्स हिल गए, तो तब ऑडिटर कैम दे सकता है। और इस तरीके से अगर इन्वेंट्री में किसी की इन्वेंट्री में एनआरवी की इम्प्लीकेशंस वगैरह आई हुई और ऑडिटर्स को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तो तब भी वो कैम दे सकता है। और इसी तरीके से अगर कोई मतलब ऑयल एंड गैस कंपनी है, उनकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन में बहुत सारे मसाइल का सामना कर सकता है, उसके ऊपर ऑडिटर कैम दे सकता है। तो ये मतलब बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स हैं, किसी के ऊपर भी कैम बन सकता है। अच्छा, अब जब मैंने आप लोगों को कैम बता दिया, तो अब मैंने जो शुरू के अंदर आप लोगों को बताया था कि ऑडिटर कैम कब नहीं देगा, सब्स्टिट्यूट नहीं है मतलब, तो वो एक बार मैं दोबारा दे सकता हूँ, दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। कैम ऑडिटर कब कब नहीं देगा, सब्स्टिट्यूट नहीं है। कैम किस चीज़ का सब्स्टिट्यूट नहीं है? डिस्क्लोजर इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने आपको पहले बताया था कि एनटीटी का, अब जैसे एनटीटी को कोई भी डिस्क्लोजर देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो अब एनटीटी ये नहीं करेगी कि यार मैं चाह रहा हूँ कि अपने शेयर होल्डर्स को मतलब ये डिस्क्लोजर वगैरह तो लोग पढ़ते ही देखते हैं, तो मैं इसका डिस्क्लोजर नहीं दे रहा, आप इसको कैम में डाल दो। ये चीज़ नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है किसी भी डिस्क्लोजर का। फिर सब कैम क्या है? कैम सब्स्टिट्यूट नहीं है मॉडिफाइड ओपिनियन का। ये मैंने भी आपको बता दिया कि ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन देना चाह रहा है, क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाह रहा है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना चाह रहा है, तो बोल रहा है यार मैं ये ओपिनियन नहीं देता, मैं इसको अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही रखता हूँ और मैं इसको कैम में डाल देता हूँ। तो ये हरकत भी ऑडिटर नहीं कर सकता। फिर तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी आइज़ा 570। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसको इस दफ़ा भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैम सब्स्टिट्यूट नहीं है आइज़ा 570 का। अच्छा, इसके अंदर 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आइज़ा 570 के अंदर आइज़ा जो गोइंग कंसर्न से रिलेटेड है, वो आपको ये कहता है कि अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है ना, मटेरियल अनसर्टेनिटी, तो आइज़ा 570 कहता है एंटिटी को कि आप डिस्क्लोजर दे दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और फिर ऑडिटर को ये बोलता है कि आपने ये मैटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ये करो कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका एक अलग से हेडिंग सेक्शन डाल दो। ये आइज़ा 700 में लिखा हुआ है कि आप इसका अलग से सेक्शन डालोगे और आप लिखोगे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। उसके अंदर आप मेन ब्रीफिंग दोगे और आप एंटिटी के जो डिस्क्लोजर दिया हुआ होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आप उसको रेफ़र भी करोगे। तो यहाँ पे आइज़ा 701 में ऑडिटर को ये बताया जा रहा है कि आप ये हरकत नहीं करोगे कि आप मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का सेक्शन उड़ा दो और आप 701 के अंदर इसको डिस्कस कर दो, कैम की ऑडिट मैटर सेक्शन के अंदर आप इसको डिस्कस कर दो। ये हरकत आप नहीं करोगे। ठीक है जी। और फिर वो बोल रहा है कि सेपरेट ओपिनियन की जगह भी आप इसको डिस्कस नहीं करोगे। ठीक है जी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर मैं तेज़ तेज़ लेके जा रहा हूँ तो आई एम सॉरी। अच्छा, की ऑडिट मैटर ऑडिटर कब कम्युनिकेट नहीं करेगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरा 14 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। लॉ और रेगुलेशन आपको मना कर दे, जिस एंटिटी के अंदर भी जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, वहाँ के लोकल कवानीन जो है वो मना कर दें कि भाई आप इस मैटर से रिलेटेड कैम दे ही नहीं सकते। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये होगा कि रेयर सर्कमस्टेंसेस के अंदर ऑडिटर को ये महसूस होगा कि भाई अगर ये मैटर तो मैंने डिस्क्लोज़ कर दिया ना, तो ये तो पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट्स को हार्म कर देगा, यानी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डूइंग सो वुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू आउटवे द पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट्स। जब ऑडिटर को ये महसूस होगा तब वो कैम कम्युनिकेट नहीं करेगा।
अच्छा, इसके बारे में भी वो एक आपको बता रहा है कि ये तब नहीं होगा अगर एंटिटी ने एक चीज़ पब्लिकली डिस्क्लोज करी हुई है, तो ऑडिटर के पास ये आर्ग्यूमेंट नहीं बचेगा कि भाई ये इससे पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट्स हार्म हो सकते हैं। अच्छा, अब ये एडवर्स की जो ये वाली जो सेकंड पॉइंट था कि ऑडिटर को लग रहा हो कि पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट्स इससे हार्म हो सकते हैं, इसकी अगर आप लोग बोलें कि भाई इसकी कोई एक एग्जांपल वगैरह हो, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी भी एंटिटी के ऊपर फॉर एग्जांपल कोई एफबीआर वगैरह या किसी भी एक एंटिटी की कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है, सही है, और वो एक पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी भी है, तो इससे ये अभी फ़िलहाल एक चीज़ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बाहर नहीं आई। अब ये वैसे मैटर टू मैटर वेरी करेगा, लेकिन अगर ऑडिटर ने पहले से ही इसको की ऑडिट मैटर सेक्शन में कम्युनिकेट कर दिया और मतलब कोई ऐसा मैटर नहीं हुआ जो कि नेगेटिव हुआ, तो इससे वैसे ही एक मार्केट में इम्प्लीकेशन चली जाएगी कि भाई इस एंटिटी में कोई गड़बड़ है, कुछ गलत चल रहा है। सही है, ये एक बहुत ही मतलब मैटर टू मैटर वेरी करेगा, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। लेकिन इसके बारे में ऑडिटर ये कह रहा है कि अगर ये चीज़ ऑलरेडी पब्लिक हुई हुई है, तो आपके पास ये आर्ग्यूमेंट नहीं बचता कि इस इंफॉर्मेशन से पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट्स हार्म हो जाएंगे। सही है। अच्छा, ऑडिट इसके बारे में हम लोग आयता में लिखा हुआ है। इसके बाद अच्छा, एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि आयज़ा के पैरा नंबर 5 में ही लिखी हुई है कि अगर तो हम लोग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं ना, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, अगर ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब देता है, जबकि मैटर परवेजिव भी हो और मटेरियल भी हो और ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही, तो ऑडिटर ओपिनियन देने से क्या कर देता है, मना कर देता है। ऑडिटर की आप लोगों को पता होगा कि रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस भी काफ़ी चेंज हो जाती हैं। वी वर इंगेज टू ऑडिट, इस तरह की सब वर्डिंग्स आ जाती है। ऑडिटर ओपिनियन देने से मना कर देता है। मना क्यों करता है, उसके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, उसने ऑडिट किया वही नहीं होता, इसलिए वो ये नहीं लिखता कि वी हैव कंडक्टेड अवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजाद, वो बोलते हैं वी वर इंगेज टू ऑडिट। ठीक है, तो जब ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देता है ना, तो आपको आइज़ा मना कर देता है, बोलता है अब आप आइज़ा 701 अप्लाई नहीं होगा, आप 701 की हेडिंग ही नहीं डाल सकते ऑडिटर रिपोर्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है तो आइज़ा 701 आपको कैटेगोरिकली मना कर रहा है, बोल रहा है अब आपने 701 की सेक्शन नहीं डालना कि आप लोग बोल रहे हो कि भाई ये इसमें हमने ये चीज़ देखी। ये मैंने आपको बताया, इसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब दिया जाता है, जब मटेरियल भी हो मैटर और परवेजिव भी हो। और ये डिस्क्लेमर कब जाता है, जब ऑडिटर के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। क्या होता है, स्कोप लिमिटेशन होती है। स्कोप लिमिटेशन है तो ऑडिटर की रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस भी चेंज हो जाती है। ऑडिटर बोलता है वी वर इंगेज टू ऑडिट, इस तरीके से वर्डिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, अब एक मिनट, आइज़ा इसके बारे में हम लोगों को कहता है कि ये जो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोगों ने 701 का सेक्शन डाल दिया और हम लोग साथ में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी दे रहे हैं, तो ये मैटर इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। किस चीज़ से इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, हमारे ओपिनियन से, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि स्कोप लिमिटेशन है। तो हम लोग साथ में ये नहीं बोल सकते कि एक तरफ हम लोग स्कोप लिमिटेशन भी कर रहे हैं और फिर हम लोग साथ में 701 भी दे रहे हैं, तो ये मैटर ही हमारे उससे इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब बात रह गई कि अगर क्वालिफाइड ओपिनियन आ रहा हो या एडवर्स ओपिनियन आ रहा हो, तो हम लोग बिल्कुल दे सकते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर एडवर्स ओपिनियन आ रहा है तो हम लोग कैम सेक्शन दे सकते हैं। अच्छा, क्वालिफाइड के अंदर तो वैसे भी मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वालिफाइड जो होता है, क्वालिफाइड ओपिनियन तब हम लोग दे रहे होते हैं जबकि मैटर मटीरियल होता है लेकिन परवेजिव नहीं होता। अब अगर एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं हम लोग, तो क्या हम लोग कैम दे सकते हैं? बिल्कुल जी, कैम दे सकते हैं। इसका जवाब यस है। सर क्यों सर, एडवर्स ओपिनियन में तो हम लोग कैम दे रहे हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के अंदर हम लोग कैम क्यों नहीं दे रहे? तो भाई, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन स्कोप लिमिटेशन पे दिया जाता है। हम लोगों को ऑडिट करने के लिए मवाद, सामान वगैरह मिला ही नहीं होता। एडवर्स ओपिनियन तब हम लोग दे रहे होते हैं जबकि हम लोगों को मवाद मिला होता है, हम लोग ऑडिट कर रहे होते हैं, हम लोग डिसएग्रीमेंट होता है, इस वजह से हम लोग उसको एडवर्स ओपिनियन दे रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आपको आयदा बोलता है कि हम लोगों ने
उसकी वर्डिंग इस तरीके से नहीं, अगर हम लोगों ने ऐसा पहले आपको बोलता है कि एडवर्स ओपिनियन अगर आप दे रहे हो तो ये हो सकता है कि तब भी आपने जो कैम दे रहे हो वो मैटर्स रेलेवेंट हो, ताकि इंटेंडेड यूज़र्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। लेकिन साथ में फिर आयज़ा आपको ये भी बोलता है कि अगर तो कोई भी मैटर नहीं है एडवर्स ओपिनियन के अलावा आपको कैम में देने का, तो सिर्फ आप एडवर्स ओपिनियन को ही रेफ़र कर दोगे कि क्या मतलब कैसे चल रहा होगा। या आपने लिख दिया एडवर्स ओपिनियन की हेडिंग आ गई ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, फिर आप कैम सेक्शन में गए, कैम सेक्शन के आपने बोल दिया कि इन एडिशन टू द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन देयर आर नो अदर की ऑडिट मैटर सेक्शन इन आवर ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप एडवर्स ओपिनियन के अलावा और भी कैम दे रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि उससे ये लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिन मैटर से रिलेटेड हम लोग वो कैम दे रहे हैं तो वो मतलब उससे ये ना लगे कि हम लोग हमारा जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले एलिमेंट्स की वजह से बहुत साफ़ सुथरे हो गए, क्योंकि एडवर्स ओपिनियन तब जा रहा होता है जब मटेरियल भी हो और परवेजिव भी हो। स्टैंडर्ड की ये वर्डिंग है कि description of such other key audit matters do not imply that the financial statements as a whole are more credible in relation to those matters than would be appropriate in the circumstances। अच्छा, ये मैंने बीच में एक तस्करा तो कर दिया कि एडवर्स ओपिनियन को हम लोग लिंक कर देंगे, लेकिन मैं शायद एक चीज़ आप लोगों को कन्वे नहीं कर पाया। ये जितने भी क्वालिफाइड रिपोर्ट, अगर हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे होंगे या एडवर्स ओपिनियन दे रहे होंगे, ये बाय देयर नेचर कैम है। इवन जो हम लोग आयदा 570 का मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न दे रहे होते हैं, ये भी कैम है, बाय देयर नेचर कैम है। क्यों कैम क्या था? कैम ये था कि ऑडिटर्स की प्रोफेशनल जजमेंट के अंदर वो एरियाज जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट थे इन दी ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट पीरियड। तो जब हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं या हम लोग एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंट थे ही, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि वो सब्सटीट्यूट नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि ऑडिटर उनको रेलेवेंट आइज़ा से ही ट्रीट करेगा। रेलेवेंट आइज़ा 705 के तहत ही ऑडिटर अपनी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस देखेगा। लेकिन ये चूँकि कैम भी है, बाय देयर नेचर कैम है, तो ऑडिटर ये करेगा कि सिर्फ जाके अपने कैम का सेक्शन डालेगा और बोलेगा कि भाई या तो अगर उसने उनके अलावा कैम देना है तो वो उन रेफर कर देगा उन क्वालिफाइड ओपिनियन को या एडवर्स ओपिनियन को, और बोलेगा इन एडिशन टू द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन बिलो आर द एडिशनल की ऑडिट मैटर्स। या अगर उनके अलावा कोई की ऑडिट मैटर है ही नहीं तो देयर आर नो अदर की ऑडिट मैटर्स, और वो उनको पहले वो कर देगा, रेफ़र कर देगा एडवर्स ओपिनियन को या क्वालिफाइड ओपिनियन को। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अच्छा जी, अच्छा, ये मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये पैराग्राफ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारे पास डिस्कस हुआ हुआ है A41 में, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी शुरू में कि अगर आयज़ा 570 के तहत मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न अगर ऑडिटर दे रहा है तो आयज़ा 701 की ऑडिट मैटर उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब ये भी हो सकता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट करते हैं गोइंग कंसर्न से रिलेटेड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे कोविड हॉट टॉपिक चल रहा है तो मैं कोविड के ही एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एंटिटी का ईयर एंड है दिसंबर 2020, ठीक है, और कोविड की वजह से एंटिटी के ऊपर ना ठीक ठाक हिट आई हुई है, और एंटिटी के मतलब रिसीवेबल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और उनके मतलब पैसे उनको रिकवरी नहीं हो रहे, उनकी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई, उनके कोवेनेंट्स ब्रीच होने लग गए। इस तरीके से ना एंटिटी के ऊपर ठीक ठाक हिट आई हुई है, एंटिटी का बिजनेस मतलब वो कर रहा है, सर्वाइवल पे आया हुआ है। तो इवेंट्स और कंडीशंस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंटिटी के ह्यूज लॉसेज आ रहे हैं, सही है, ये भी एक इवेंट और कंडीशन है। उनको बोरिंग फैसिलिटीज़ के अंदर लेने में बहुत मुश्किल हो रही है, तो इवेंट और कंडीशन तो एग्जिस्ट कर गया। अब हम लोग जब आयज़ा 570 के तहत प्रोसीजर्स परफॉर्म करने गए तो एंटिटी ने बोला कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी जो पेरेंट है ना वो यूके में है, ठीक है,
और आप उनकी बैलेंस शीट जाकर चेक करें, बहुत ही ह्यूज कंपनी है और हम लोग उनकी जो है ना होली ओन सब्सिडरी है और मतलब वो हम लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए राज़ी हैं। ये मतलब ये कन्फर्मेशन है, सब्सिक्वेंट उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने इतनी पेमेंट करी हमें, सब्सिक्वेंट उन्होंने दिखाया कि भाई हमारा ये कस्टमर आ गया, इससे हमें पैसे आ गए। तो इवेंट और कंडीशन तो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन साथ में एनटीटी ने कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स कर ली जिससे मटीरियल अनसर्टेनिटी ख़त्म हो गई। तो इवेंट्स और कंडीशंस तो एग्जिस्ट करते थे। अब ये जो पूरा सिनेरियो मैंने आपको डिस्क्राइब किया ना, इसके ऊपर ऑडिटर की ठीक ठाक मेहनत लगी होगी। तो अगर मैं वापस की ऑडिट मैटर की सेक्शन की हेडिंग में जाऊं तो वो बोलता है those matters that in the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of the financial statements of the current period। तो ये उसकी मीट कर गया। अब मटीरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने बता दिया। तो अब ऑडिटर ये तो नहीं करेगा ना रिपोर्ट के अंदर के उसकी एक अलग से हेडिंग तो नहीं डाल सकता। अब ऑडिटर ये कर सकता है कि इसको बाकायदा कैम बना दे और फिर वो बता दे कि भाई ये रिस्क थे और इसके अगेंस्ट हम लोगों ने ये प्रोसीजर्स कर लिए। आई होप दिस इज़ क्लियर। अच्छा जी, मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कोई भी वीडियो बनाने का, तो आई डोंट नो कि मैं इसको कैसे लेकर चलाऊँ, बहुत तेज़ लेकर चलाऊँ, आप लोगों को फीडबैक मैटर करता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।